मोशन इन टू डायमेंशन, इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोला जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दो एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता है या फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वो एग्जिबिट कर रहा है मोशन इन 2D। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट अ टाइम दो एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता है, जैसा एग्जांपल के लिए जब मैं वॉक करता हूं तो वॉक करते वक्त मैं आगे पीछे भी जा सकता हूं एंड लेफ्ट एंड राइट भी जा सकता हूं। तो ये कैसा हो गया, दो एक्सिस में मैं ट्रेवल कर रहा हूं, आगे पीछे भी एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों में मैं ट्रेवल कर रहा हूं। तो ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन। मान लीजिए कि एक पत्थर है, उस पत्थर को मैंने ऐसा थ्रो किया तो पत्थर सीधा आगे गया और जाके नीचे जमीन पे गिर गया, तो वो पत्थर आगे भी गया और साथ में ऊपर से नीचे भी आया, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। मैंने एक रस्सी लिया, रस्सी में पत्थर बांधा और उसको मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो आप देखो वो जो पत्थर है जब वो इस पॉइंट पे था तो वो आगे को जा रहा था, जब वो इस पॉइंट पे था तो इधर को जा रहा था, जब वो इस पॉइंट पे था तो पीछे को आ रहा था और जब वो यहां पर था तो इधर को जा रहा है। तो क्या ये मोशन इन अ प्लेन है? क्या ये मोशन इन अ प्लेन है? ये प्लेन ही तो हुआ है ना, तो मोशन इन अ प्लेन बोलो, मोशन इन 2 डायमेंशन बोल सकते हो इसको, राइट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली किसी दो एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वो एग्जिबिट कर रहा है मोशन इन 2 डायमेंशन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन में हमको कुल मिला के 3 चीजें पढ़नी होगी। पहला वाला, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट हॉरिजॉन्टली, मतलब कि मैंने एक पत्थर लिया, उसको एक बिल्डिंग पे खड़े रह करके मैंने फेंका, तो पत्थर के साथ क्या होगा, कितनी देर में वो नीचे पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेट्रा। एक एक्सप्रेशन हम लोग इसके लिए करेंगे। दूसरा, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एक हम लोग इसका भी देखने वाले हैं कि मैंने जैसे फुटबॉल लिया, फुटबॉल को मैंने किक मारा, फुटबॉल नीचे से पहले ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, तो हॉरिजॉन्टल से मैंने एक एंगल पे उसको थ्रो किया, तो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो एक एक्सप्रेशन हम लोग इसका भी देखने वाले हैं। एंड एक तीसरा देखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में ये 3 चीजें हमको पढ़नी है, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड, प्रोजेक्टाइल fired parallel to the horizontal, to the horizontal। कैसे? ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग पे खड़े रह के मैंने एक प्रोजेक्टाइल को लिया एंड इस प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया ऐसे सीधा, हॉरिजॉन्टली सीधा मैंने उसको फायर किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। तो क्या होगा, आप खुद बताइए क्या होगा, वो पत्थर पहले आगे जाएगा, फिर आगे जाते 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 नीचे चला जाएगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा जाने का, क्या वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, क्या वो कुछ ऐसा जाएगा, है ना, देखा भी होगा, कई बार आपने भी फेंका होगा पत्थर, राइट। तो ये उसका डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि वो कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, दूसरी चीज कि जहां से आपने फेंका वहां से कितनी दूर वो जाकर के गिरेगा, एंड इसके अलावा वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो यहां पर हमको करना क्या है, इसको हमको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ये जो हम करने जा रहे हैं अभी, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में हमको डिवाइड करना है। देखो, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s = ut + ½ at square, v = u + at, v² - u² = 2as, इस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए ही है। अगर हम इनको लगाना चाहते हैं तो हम इनको 2D मोशन में नहीं लगा सकते, 3D मोशन में नहीं लगा सकते। ये है मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए, ये जो इक्वेशन है ये मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो 2 डायमेंशन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 2 मोशन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला एंड एक वर्टिकल वाला। तो देख लें, तो सबसे पहले जो हमने मोशन का ब्रेक डाउन किया वो है हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, या बोलूं हॉरिजॉन्टल मोशन, तो सबसे पहले हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे। वी विल सी हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा, अब यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको मैं एक्स एक्सिस से दिखाऊंगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट था आपने इसको जब थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, इसका मतलब ये जो u है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस वाली, है ना। तो हॉरिजॉन्टल को मैं ऐसे बोलूंगा, तो ux किसके बराबर है, u। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या है,
हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या है, 0। मैंने जब एक पत्थर लिया और पत्थर को ऐसा फेंका, क्या पत्थर में कोई इंजन लगा है क्या जो पत्थर की वेलोसिटी को बढ़ाएगा हॉरिजॉन्टली? मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टली क्या वो पत्थर की वेलोसिटी बढ़ सकती है? क्या कोई इसमें रॉकेट लगा है, कोई इंजन लगा है जो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा? जैसे एरोप्लेन का तो खुद का इंजन होता है, तो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चलता रहता है ना। तो यहां पर तो कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, तो मतलब उसको एक्सेलेरेट कौन करेगा? उस पत्थर को कोई नहीं कर सकता, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली 0। अच्छा, हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये देखिए ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा sx, और ये किसके बराबर है? लेट्स से x के बराबर है। मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी sx, और ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो क्या आपके पास तीन इंफॉर्मेशन मौजूद है? तो एक इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, है ना, एक यहां पर हो गया एक्सेलरेशन, एंड एक हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बार जरा वर्टिकल भी देख लेते हैं, वर्टिकल हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो वर्टिकली देखिए, जब इस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वर्टिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकली uy की वैल्यू क्या है? तो uy है 0, क्योंकि हमने पत्थर को ऐसा फेंका ना, हमने नीचे की तरफ कुछ किया क्या? नहीं, जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टली थी, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या उसकी? कुछ भी नहीं है, तो uy की वैल्यू यहां पर 0 हो गई, है ना। उसके बाद क्या यहां पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वर्टिकली? यस। किसके बराबर एक्ट कर रहा है? g के बराबर एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो वर्टिकल है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एक्सेलरेशन वर्टिकली इज g। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया यहाँ पर? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है y, लेट्स से कि ये y है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? इसका y हो जाएगा, है ना। तो तीन चीजें अपने को मिल गई। तो चलिए, अच्छा एक चीज, टाइम दोनों में कॉमन है, ध्यान रखिएगा, टाइम दोनों में कॉमन है। हॉरिजॉन्टली जितना टाइम लेगा वर्टिकली भी उतना ही टाइम लगेगा, है कि नहीं। जितनी देर में पत्थर ऊपर से नीचे आएगा उतनी ही देर में तो पत्थर आगे भी ट्रेवल करेगा। तो याद रखिए टाइम दोनों में कॉमन है, टाइम दोनों में कॉमन है, क्योंकि एक बार पत्थर जमीन में टकरा गया तो हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना मोशन एग्जिबिट करेगा, राइट। तो जब तक वो पत्थर जमीन पे नहीं आ जाता तब तक ही वो आगे मूव करेगा, तो दोनों के लिए टाइम सेम है। तो अब एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टली इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? s = ut + ½ at स्क्वायर, है ना, यही लगा सकते हैं हम लोग। तो चलिए हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, तो sx = uxt + ½ axt स्क्वायर, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? है ना। तो क्योंकि देखो ये जो मैं मोशन ले रहा हूं ये हॉरिजॉन्टली ले रहा हूं, इसके लिए हर चीज x के टर्म्स में होगी। उसके बाद देखिए sx की वैल्यू क्या है? x = ux किसके बराबर है? u के बराबर, t का t हो गया, +½ × 0 × t स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली यहां से मिल जाता है अपने को x = ut, यहां से क्या मिल जाता है? x = ut, है ना, x = ut। इसका मतलब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डिवाइडेड बाई u, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डिवाइडेड बाई u। दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो आया हॉरिजॉन्टल मोशन से। उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल मोशन, कि वर्टिकली क्या हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के साथ। वर्टिकल मोशन ये हम लोग कर क्या रहे हैं? ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? हमने हॉरिजॉन्टल का अलग से निकालना है, वर्टिकल का अलग से निकालना है, और दोनों को लास्ट में कंबाइन कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? ये 2D मोशन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो जाएगा जरा देखो, ये बन जाएगा sy = uy × t + ½ ay × t स्क्वायर, है ना, ay × t स्क्वायर। तो ये देखिए अब यहाँ पर वर्टिकली कितना डिस्टेंस था? तो वर्टिकल जो इसका डिस्टेंस था वो था y, तो ये बन जाएगा y = ui, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 × t + ½ × ay कितना है? g × t स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाता है y = ½ g t स्क्वायर, y = ½ g × t स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 2 में? क्या मैं 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 2, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 2। तो अब जरा देखो यहां पर ये क्या बन जाएगा? y = ½ g × t स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर। इसका मतलब y = ½ g का g हो गया डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैं अलग कर सकता हूं,
तो ये इस चीज को देखो, एक तो मेरे पास चलो यही हो गया y इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरी मेन इक्वेशन है, ये मेरी मेन इक्वेशन है। और इस चीज को ये जो है ना यहाँ पर ये आपको दिख रहा है g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कांस्टेंट है? तो इस हिसाब से ये बन जाएगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर? क्या ये इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है? बताइए जरा, क्या ये चीज एक इक्वेशन है पैराबोला की? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना। पैराबोला का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये होगी लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा जैसे सर्कल हो गया, सर्कल है ना, उसी तरीके से इलिप्स होता है, ये ऐसा इलिप्स। उसी तरीके से पैराबोला, पैराबोला क्या होता है? ये ऐसा, ये जो कर्व बनता है ना, ये ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर रहेगा कैसा? कर्व रहेगा। तो ये जो पैराबोला था ना, पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द कांस्टेंट। अच्छा, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ये सब पता ही होगा, है ना। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्यों? क्योंकि ये पाथ ही पैराबोलिक है, ये पाथ ही पैराबोलिक है। तो एक्चुअली ये जो आया आपके सामने, ये जो बन करके आया है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। क्या है ये? ये इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी है। ट्रेजेक्टरी का मतलब ये जो पाथ फॉलो करेगा, ये उसकी इक्वेशन है। दूसरी चीज है प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको मैं थ्रो कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। जब मैं गन से फायर करता हूं तो प्रोजेक्टाइल क्या है? बुलेट है। जब मैंने पत्थर मारा तो प्रोजेक्टाइल क्या है? पत्थर है। ठीक है, मैंने टैंक चलाया, तोप चलाई आपके ऊपर, तो जो तोप का गोला है दैट इज द प्रोजेक्टाइल। तो जिसको भी हम लोग थ्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये इक्वेशन बन करके आई है ना। तो देखो एक चीज देखो जरा, एक इक्वेशन ये हो गई y इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन के आती है, एक इक्वेशन यहाँ पर ये हो गई। और इसी में g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर को अगर आप कांस्टेंट पकड़ लो तो उसकी जगह पर आप k डाल सकते हो, उसकी जगह पर आप k डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए देखिए जरा, नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि ये जो प्रोजेक्टाइल था ये कितना देर हवा में था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो यहां पर देखो आप, ये जरा नोटिस करो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। क्या यहां पर y इज द हाइट है ना, मतलब क्या ये y यहां पर हाइट का काम कर रहा है? या चलो मैं पहले इसको ऐसा लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, y इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा 2y इक्वल टू जी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई जी। दैट मीन्स जो t हो जाएगा अंडर रूट 2y डिवाइडेड बाई जी, यही बन जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जो t है, t को मैं एज ए ये चेंज कर रहा हूँ, इसका सिंबल कैपिटल T मैंने बना दिया। कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 टाइम्स y की जगह पर आ जाएगा हाइट, y की जगह पर क्या आ जाएगा? हाइट, क्योंकि y क्या था? वर्टिकल डिस्टेंस था ना। तो जो ये बिल्डिंग की हाइट है या जिसके भी ऊपर आप खड़े हैं, जहां से आप ये पत्थर थ्रो कर रहे हैं, ये उसकी हाइट है। इसलिए मैंने y को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? h के साथ रिप्लेस कर दिया, 2h डिवाइडेड बाई g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? रूट ऑफ हाइट के ऊपर है। रूट थोड़ी देर के लिए हटा दो, हाइट के ऊपर प्रोपोर्शनल है। मतलब कि आप जितनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होंगे और वहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो करेंगे, आप बिल्डिंग के जितना ऊपर खड़े होंगे और आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। मानते हो इस बात को? बिल्डिंग अगर ज्यादा ऊंची होगी तो पत्थर को नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्डिंग अगर छोटी होगी तो कम टाइम लगेगा। ये बात मानते हैं। इसीलिए टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ h है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? ग्रेविटी के। मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? आपने पत्थर फेंका, ग्रेविटी तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि अगर g ज्यादा होगा तो पत्थर ज्यादा तेज वेलोसिटी से नीचे आएगा, राइट। इसलिए टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h, मतलब t इक्वल टू 2 रूट h डिवाइडेड बाई g। तो कल के दिन आपको एक सवाल मिलेगा, बोलेगा ये बिल्डिंग 100 मीटर की है, तो बताइए इसको जमीन, वहां से अगर एक पत्थर फेंका हॉरिजॉन्टली, तो बताइए उसको जमीन में आने के लिए कितना टाइम लगा? तो आपको क्या करना है? अंडर रूट 2 बिल्डिंग का हाइट लिखो h डिवाइडेड बाई ग्रेविटी।
यहां से एक मन में सवाल आएगा कि सर अगर मैंने पत्थर को बहुत तेज फेंका, हॉरिजॉन्टली बहुत तेज फेंका, तब टाइम में वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पत्थर को बहुत तेज फेंकते हो हॉरिजॉन्टली तो आप u की वैल्यू बढ़ाओगे। क्या यहां पर u का कोई जिक्र है? क्या यहां पर u का कोई जिक्र है? नहीं, u नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप बिल्डिंग से पत्थर को ऐसा फेंको या ऐसा फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन में आने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो सर कुछ तो वेरिएशन होगा ना, अगर मैं पत्थर को ऐसे फेंकूंगा और ऐसे फेंकूंगा तो कुछ तो वेरिएशन होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो उस बिल्डिंग के ही नीचे तुरंत पत्थर गिर जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो बिल्डिंग से दूर गिरेगा पत्थर, लेकिन टाइम दोनों के मामले में सेम लगेगा, दोनों के मामले में सेम लगेगा। एक उसी बिल्डिंग के ऊपर दो फ्रेंड लोग खड़े हो जाओ, एक पत्थर को ऐसा फेंको और एक पत्थर को ऐसा फेंको, दोनों सेम टाइम पे जमीन में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए बिल्डिंग का हाइट सेम है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो दोनों सेम टाइम पे जमीन में आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, जिसने ऐसा फेंका उसका पत्थर तुरंत जमीन पे गिर जाएगा, तुरंत का मतलब बिल्डिंग के क्लोज गिरेगा वो, और जो ऐसा फेंकेगा उसका पत्थर बिल्डिंग से दूर गिरेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला हो गया। दिस वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद सेकेंड वन इज, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कितना हो गया कि कितनी दूर जाके गिरेगा पत्थर, कितनी दूर जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक चीज देखिए, पत्थर को जब आपने फेंका तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? क्या मुझे बताओ, क्या जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होती है? व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली है क्या? डिस्टेंस ही तो है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? डिस्टेंस ही तो है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग किससे शो करते हैं? h से शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग किससे शो करते हैं? h से शो करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? h क्या होगा? कितनी पत्थर की वेलोसिटी है इनटू t। तो यहां पर देखिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज h विल बी इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज h विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ux मल्टीप्लाइड बाय उसको कितना टाइम लगा जाने के लिए, तो टाइम कितना लगा? t लगा। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू ux कितना है? u के बराबर है। एंड टाइम क्या है? तो टाइम अभी हम लोगों ने देखा, तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2h डिवाइडेड बाय g, 2h डिवाइडेड बाय g। सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना? u इंटू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई d। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय जितना आप उसको टाइम दोगे। एक स्कूटर है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, आपने उसको 1 घंटा दिया ट्रेवलिंग करने के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 40 इंटू 1, दैट मीन्स 40 किलोमीटर। 2 घंटे दोगे ट्रेवलिंग के लिए, कितना ट्रेवल करेगा? 40 इंटू 2, 3 घंटा दोगे तो 40 इंटू 3। यहां पर भी तो वही है, पत्थर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने कितनी दी? एक बंदे ने पत्थर को ऐसा फेंका, ये लो, तो हॉरिजॉन्टल क्या वेलोसिटी दी उसने? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो क्या वो पत्थर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? वो तो सीधा बिल्डिंग के ही साइड में गिर जाएगा वो, क्योंकि यहां पर u की वैल्यू बहुत कम थी, इसलिए तुरंत उधर जाके नीचे गिर गया। एक बंदे ने ऐसा फेंका, जोर से फेंका ऐसा, तो उसने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दी, तो पत्थर ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा। दूसरा, अगर पत्थर को ज्यादा टाइम मिला, मतलब अच्छा टाइम ज्यादा कैसे मिलेगा? ज्यादा ऊंची बिल्डिंग से आप अगर थ्रो करेंगे, ठीक है, एक बंदा है उसने ऐसा जोर से थ्रो किया, दूसरे बंदे ने भी उसी वेलोसिटी से थ्रो किया, लेकिन एक बंदे ने ऊंची बिल्डिंग से थ्रो किया, दूसरे बंदे ने छोटी बिल्डिंग से थ्रो किया। तो जो बंदा ऊंचाई से थ्रो करेगा उसका पत्थर ज्यादा टाइम लगाएगा नीचे आने में, और जब वो नीचे आने में ज्यादा टाइम लगाएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जबकि जो बिल्डिंग छोटी होगी उसका पत्थर जल्दी जमीन में टकरा जाएगा, तो उसको आगे जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए एक ऊंची बिल्डिंग से गिराए गए पत्थर का ज्यादा रेंज होगा और एक छोटी बिल्डिंग से गिराए हुए पत्थर का कम रेंज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम का फर्क आ जाता है। बड़ी बिल्डिंग से पत्थर ज्यादा टाइम लगाता है नीचे आने में, छोटी बिल्डिंग से कम टाइम लगाता है, तो जितना ज्यादा टाइम दोगे आप, पत्थर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। उसके बाद अगली चीज हॉरिजॉन्टल के बाद velocity at instant, at any instant। third one is velocity at any instant। velocity at any instant, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एक तो वो वेलोसिटी होगी जो आपने दी,
ऐसा आपने फेंका, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने पत्थर को ऐसे फेंका ना, पत्थर को ऐसे फेंका। वर्टिकली क्या थी वेलोसिटी? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर पत्थर को आपने ऐसा फेंका होता, ये पत्थर लिया और ऐसे फेंका, तो इन दैट केस आपने वर्टिकल वेलोसिटी दी। आपने पत्थर को ऐसा फेंका, आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। अगर आपने ऐसे फेंका, मान लीजिए ऐसे फेंका, ये लीजिए ये ऐसा फेंका, जैसे पानी में कोई शिकार करता है ना, आपने देखा होगा, जैसे आता है डिस्कवरी चैनल पे, पानी में मछली देखी तो कबीले वाले आए, उनके पास एक ऐसा था जेवलिन था, उन्होंने क्या क्या मछली देखी, वो ऐसा मारा। तो उसके पास दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है, दोनों है उसके पास, राइट। पर यहां पर तो बंदे ने सीधा पत्थर को ऐसा फेंका सामने की तरफ, तो वर्टिकल तो यहां पर है नहीं। लेकिन क्या ग्रेविटी वर्टिकली वेलोसिटी बढ़ाती है ना? ये पत्थर ऐसा क्यों गया? ये देखिए यहां पर मैं एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूं। ये सी, ये एक बिल्डिंग है, ये देखिएगा जरा, दिस इज अ बिल्डिंग, है ना, ये देखिए ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग से जब पत्थर को फेंका गया तो पत्थर कैसे गया? क्या पत्थर इस वे में ऐसा गया, है ना? ये जो पत्थर है क्या ये इस वे में ऐसा गया और यहां पर जाकर के जमीन में टकरा गया, है ना? क्या ये पत्थर ऐसे गया? तो इसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी, कब? इनिशियली। लेकिन बाद में क्या होगा, उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी। देखिए मैं इसको एरो से समझाता हूं। ये जो ग्रीन एरो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u। यहां पर भी क्या है? u। अच्छा ux कर देता हूं, है ना। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux है। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux। यहां पर भी क्या है? ux। हर मोमेंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ux ही रहेगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो तो u ही रहेगी। हाँ, याद रखना, ये एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपने पत्थर को फेंका, सपोज करो चांद के ऊपर आपने फेंका, तो चांद के ऊपर जो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी वो वही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो किसी भी पॉइंट पे देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux ही रहेगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात करता हूं। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? कुछ भी नहीं, जीरो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी uy बढ़ गया है। ये जो uy है ये बढ़ गया है। अच्छा, uy नहीं बोलना चाहिए हमको, इसको vy बोलना चाहिए। क्यों इसको vy बोलना चाहिए? इसको देखो जरा, vy क्यों बोलना चाहिए? इसको vy इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि फाइनली इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वो तो वक्त के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको vy बोलेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, है ना। आपने जब पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका तो वर्टिकली उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो ये vy कहलाएगा। तो इनिशियली जीरो थी, फिर बाद में vy बनी, है ना, फिर बाद में vy का वैल्यू और बढ़ा, देखो vy और बढ़ गया, बाद में vy और लंबा हो गया, देख रहे हो? ये समझ में आ रहा है क्या? ये देखिए बाद में vy और ज्यादा हो गया, ये देख रहे हो? पहले vy छोटा सा था, इनिशियली तो जीरो था, बाद में फाइनल वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, फिर बाद में और बड़ी और बड़ी और बड़ी। क्यों? ग्रेविटी क्या करती है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाती है ना, हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से। जब भी कोई बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कहना क्या चाहता है कि हर सेकंड वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो देख रहे हो यहां पर पहले vy जीरो था, बाद में vy छोटू सा बना, फिर उसके बाद vy और हुआ, देख रहे हो? इस तरीके से बढ़ती चलेगी। अब इस पॉइंट पे देखो, ये यहां पर ये जो मैंने रेड मार्क किया है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। उसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है? उसके पास हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा नोट कीजिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होगा? v इक्वल टू अंडर रूट, क्या मैं ये बोल सकता हूं ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर? क्या मैं ये बोल सकता हूं ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर? बोल सकता हूं मैं। अच्छा, कई जगहों पर आप देखोगे कि ये जो ux है ना, इसको vx भी बोला गया है, ux इक्वल टू vx, है ना, इसको vx भी बोला गया है। क्यों बोला गया? अब एक बात लॉजिकल है यार, सुनो, अगर कोई चीज बदले ना तो वही इनिशियल और वही फाइनल है, अगर कोई चीज बदले ना तो वही इनिशियल है वही फाइनल है, तो मैं ux की जगह अगर vx भी लिख देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बदलना नहीं है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो नहीं बदल रहा है ना, तो इसकी जगह आप हो सकता है ux की जगह vx देखें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो vx इक्वल टू अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विल बी इक्वल टू, तो ux किसके बराबर है? u के ही बराबर है,
ux जो था वो u के बराबर था, क्योंकि जो भी वेलोसिटी थी इनिशियल वो तो हॉरिजॉन्टल थी, तो ux किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया, तो ये बन गया ux प्लस vy क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन, सॉरी x एक्सिस नहीं y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी एट y एक्सिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन एट द y एक्सिस इनटू t। क्या ये ऐसे हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, और हम बात करें वर्टिकल की तो वर्टिकल में vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल बोलते तो क्या होगा, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, है ना, क्योंकि मैं यहां पर वर्टिकल की बात कर रहा हूं इसलिए मैं y लूंगा। सो vy किसके बराबर हो जाएगा, जरा देखो तो ये uy तो जीरो है प्लस ए वाई की वैल्यू कितने की बराबर है, ग्रेविटी के बराबर, और टी का टी, मतलब कि ये जो वी वाई है ये जी टी के बराबर है, वी वाई जो है वो जी टी के बराबर है, इसका मतलब ये बन जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है। अब आप चाहो तो इसको एक बार जरा चेक कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, मान लीजिए स्टार्टिंग में जब आपने पत्थर को जस्ट थ्रो किया तो उस वक्त टाइम की वैल्यू जीरो थी, अगर उस वक्त टाइम की वैल्यू जीरो थी तो इसका मतलब v विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी इंटू जीरो और इसका स्क्वायर, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, दैट मीन्स v इक्वल टू यू। तो जिस वक्त आपने पत्थर को जस्ट थ्रो किया उस वक्त जो भी था सब u ही तो था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी, और हॉरिजॉन्टल किसके बराबर था, u था, इसलिए v इक्वल टू u है। अब जैसे जैसे करके वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे करके वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे करके, देख रहे हो क्या, वैसे वैसे करके यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जी इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जी इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वजह से ये जो v है, v की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करो, जब पत्थर को इनिशियली बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो किया गया, मान लो पुराना जमाना है, राजा महाराजाओं का जमाना, आपको मालूम है वो अपना घर बनाते थे, पैलेस बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, तो पहाड़ों के ऊपर बनाते थे, क्यों, क्योंकि अगर किसी दिन अटैक हो गया, दुश्मन की सेना आ गई उन पे अटैक करने के लिए, तो ऊपर से अगर पत्थर को फेंकेंगे, जस्ट मान लो एक एग्जांपल के लिए पत्थर को फेंकेंगे, तो पत्थर, मान लीजिए पत्थर को उन्होंने दी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, ठीक है, पत्थर के पास 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। अब जब वो पत्थर आगे जाएगा तो नीचे 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 भी आएगा, ऐसे ग्रेविटी उसको पत्थर को नीचे खींचेगी। अब उन्होंने जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो दिया है उस पत्थर को, उतना तो रह गई, साथ में ग्रेविटी उसको जब नीचे खींचेगी तो ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बना रही है, हॉरिजॉन्टल तो 10 मीटर पर सेकंड उन्होंने दे ही रखी है, जब उन्होंने थ्रो किया था तो 10 मीटर पर सेकंड तो इनके पास है ही, ग्रेविटी भी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, तो जैसे जैसे करके पत्थर नीचे 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 आएगा वैसे वैसे करके पत्थर का रिजल्टिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड तो है ही, जो सामने वाले ने जब फेंका था तो उसको तो दिया ही था, साथ में वर्टिकल वेलोसिटी भी बढ़ रही है, इसकी वजह से जब पत्थर नीचे गिरेगा तो बहुत डैमेज करेगा, क्योंकि उस इंसान की ताकत जिसने थ्रो किया उस पत्थर को प्लस ग्रेविटी की ताकत भी उसमें एड अप हो रही है। ताकत का मतलब वेलोसिटी के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं, आदमी ने वेलोसिटी जो दिया वो तो दिया, साथ में ग्रेविटी भी अपनी वेलोसिटी ऐड कर रही है अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और कितना ऐड कर रही है वो जीटी स्क्वायर ऐड कर रही है, जीटी स्क्वायर ऐड कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पत्थर की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब वो किसी के सर पे गिरेगा तो उधर ही खेल खत्म, खेल खत्म। आज तक कभी आपने सुना है क्या किसी राजा ने अपना पैलेस गड्ढे में बनाया है, सुना है कभी कि ये जमीन थी नीचे गड्ढा करवाया और नीचे बनाया, भाई वो तो और डैमेज हो जाएगा, क्यों, दुश्मन की सेना के लिए तो बड़ा आसान है, गड्ढे में लो मारो पत्थर ऊपर से, ठीक है ना। तो जितने भी किले होते हैं, पैलेस होते हैं, सब पहाड़ों के ऊपर होते हैं, ताकि ऊपर से जब भी कोई चीज फेंकें तो ग्रेविटी उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को बढ़ा दे और ज्यादा डैमेज हो सके। सो दिस वाज द प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये जितने भी एक्सप्रेशंस है इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ हिल 490 मीटर हाई, फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, एंड तीसरा वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हो सके तो पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए,
ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, कहाँ से, हिल से, कितना 490 मीटर हाई। तो देखिए लेट्स से कि ये वो हिल है और इसकी जो हाइट है दैट इज़ 490 मीटर। ये जो हिल है ये 490 मीटर का है ना। और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, कैसा फायर किया, ये हॉरिजॉन्टली। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से कुछ इस वे में जाएगा नीचे, है ना, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, है ना, पाथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री बेसिकली। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी बता रखी है, 98 मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसलिए मैंने इसको ux कर दिया, 98 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, सबसे पहला पूछ रखा है कि द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, उसको जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब एक ऑप्शन ये है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली वो फॉर्मूले में इनपुट कर दीजिए वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है कि चलिए ठीक है आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग से, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये आंसर और वो आंसर सेम आता है। तो आप एक बार जरा चेक करके देख लीजिए, है ना। तो पहले आप क्या करिए, फॉर्मूले में डालिए। तो फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, तो टाइम पीरियड था √2h डिवाइडेड बाई g, आपको याद होगा। तो पहले इस फॉर्मूले में डाल के देखिए। हम मानते हैं कि ठीक है हमको फॉर्मूला नहीं पता, तो चलिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसा होगा। तो सुनिए, अगर हमको निकालना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम टेकन के लिए हमको क्या देखना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, आपको याद होगा ना। देखिए दो मोशन है ना, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन है, तो टाइम हमेशा वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो वर्टिकल मोशन है, क्या वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन मालूम है। तीन इंफॉर्मेशन कौन सी, देखिए सबसे पहले uy, वर्टिकल को मैं y से दिखाऊंगा, y एक्सेस y से ना, तो ui कितना है 0। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है वर्टिकली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तीसरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 490 मीटर, 490 मीटर। और आपको क्या पूछ रखा है, आपको पूछ रखा है व्हाट विल बी द टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो चलो लगाते हैं sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला बन जाएगा, यही बन जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो sy है, sy मतलब वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट कितनी 490 मीटर। uyt ये तो 0 हो जाएगा, हाफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर ही निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 4.9 जा 4.9 से ये कैंसिल, कितना 100, तो मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 100। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा √100 मतलब कितना 10 सेकेंड, √100 मतलब कितना 10 सेकेंड। ये हमने इस्तेमाल इसलिए किया, लेट्स से हमको फॉर्मूला नहीं पता टाइम पीरियड का, सॉरी नॉट टाइम पीरियड, टाइम टेकन, क्योंकि टाइम पीरियड तो सर्कुलर मोशन में आता है, टाइम टेकन, है ना। तो टाइम टेकन कितना हो गया 10 सेकेंड। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो क्या फॉर्मूले में भी यही आंसर आना था। एक बार जरा देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला ये देखिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, √2h डिवाइडेड बाय g, तो ये हो जाता √2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 490 मीटर डिवाइडेड बाय g कितना है 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 9.8 कैंसिल, 4.9 इंटू 100, तो √100 कितना हो जाता है 10। तो देखिए फॉर्मूला लगाने पे भी वही आया, राइट। तो आप दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फॉर्मूले से भी कीजिए एंड डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इसका पार्ट है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। ये देखिए ये यहाँ पर टारगेट है जिसके ऊपर फायर करना था और ये हिल है। तो आपसे पूछ रखा है कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आपसे पूछ रखा है ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा sx का, इसको क्या नाम दूंगा sx का। तो इस बार आपको sx की वैल्यू पूछी गई है ना। अच्छा, अब क्योंकि sx एक हॉरिजॉन्टल मोशन है तो हॉरिजॉन्टली आपको क्या क्या पता है, तो हॉरिजॉन्टली हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन कितना है 0 है ना, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन कितना है 0 है। अच्छा, ऊपर की कैलकुलेशन से हमको ये भी पता चला कि टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड होगा। देखिए मोशन भले ही हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, टाइम दोनों के लिए सेम होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तभी तक आगे जाएगा जब तक वो जमीन पे टकरा नहीं जाता। अगर 10 सेकंड में वो जमीन पे टकरा चुका है तो इसका मतलब आगे भी नहीं बढ़ पाएगा वो।
देखिए हम टकरा करके लुढ़कने वाले मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि पत्थर देखो सर ऐसे गिरेगा, जमीन पे पहुंच चुका है लेकिन वो लुढ़कता हुआ आगे जाएगा। नहीं, हमको यहाँ पे लुढ़कने वाला मोशन नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि पत्थर गया, जमीन पे टकराया, जमीन के अंदर घुस गया, फर्दर वो आगे नहीं जाएगा, है ना। उस हिसाब से हमको सोचना है। तो दोनों में जो टाइम की वैल्यू होगी वो 10 सेकेंड होगी, राइट। तो क्या आप एस एक्स निकाल सकते हैं? तो एस एक्स क्या होगा? एस एक्स होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स कितना है 98, टी कितना है 10 है ना, प्लस आगे का जो किस्सा है हाफ इंटू 0 इंटू 10 स्क्वायर, वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब एस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 980 मीटर, 980 मीटर। इसका मतलब जो टारगेट है वो हिल से कितना डिस्टेंस पे है 980 मीटर पे है, वो हिल से कितना डिस्टेंस पे है 980 मीटर पे, समझ गए। और हिल्स के कहाँ से लेना होता है? हिल के एकदम सेंटर से लेना होता है आपको, राइट। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 980 मीटर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो x होगा, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसको कैसे एस्टिमेट करते थे, ध्यान होगा आपको कि x इक्वल टू u इंटू टी, याद है x इक्वल टू u इंटू टी। तो u डालिए तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 98 एंड t का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड, तो अगेन 980 मीटर ही आएगा। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए दोनों तरीके से सॉल्व करने की। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम में बैठे हैं तो वही कीजिए जिसमें आपको कम टाइम लगे। तीसरा, द थर्ड पार्ट इज आपको बोल रखा है वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, बॉडी जमीन को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ये स्ट्राइक कर रही होगी उसके पास उस वक्त इसके पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक वेलोसिटी का होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। सो जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा v, वो रहेगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना। देखिए ये जो है ये वी एक्स है एंड ये वी वाई है। वी एक्स किसके बराबर होता है? यू एक्स के बराबर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई बदलाव आया नहीं, क्योंकि पत्थर में तो कोई रॉकेट लगा नहीं है जो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे। तो हॉरिजॉन्टली वी एक्स इक्वल टू यू एक्स है, तो आप यू एक्स लिखो या वी एक्स लिखो एक ही बात है। लेकिन अगर हम लोग बोले वर्टिकल, तो वर्टिकल में ये जो है वी वाई स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये बन जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर कितनी 98, तो ये बन गया 98 स्क्वायर प्लस ये जो वी वाई था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस वी वाई इक्वल टू जी टी, है ना, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जी है यहाँ पर 9.8 इंटू टी कितना था यहाँ पर 10 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स v इक्वल टू अंडर रूट 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। तो 98 स्क्वायर क्या होगा? 98 स्क्वायर कॉमन ले लो और रूट से बाहर ले लो, है ना। तो जब आप कॉमन लेकर के रूट से बाहर लेंगे तो ये जो आएगा 98 और अंदर क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 1, रूट 1 प्लस 1 कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 98 रूट 2 और यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड आ गया। सो दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन द एनिमी पोस्ट बाय एन एरोप्लेन flying with a horizontal velocity of 60 km per hour and at the height of 490 meter. How far the aeroplane must be from the enemy post at the time of dropping the bomb? अब एक बात देखिए यहाँ पर, लेट्स से कि ये टारगेट है, मान लीजिए ये है टारगेट T, एरोप्लेन को इस टारगेट को हिट करना है। तो आप नोटिस करो, मान लीजिए ये एरोप्लेन है ना, ये एरोप्लेन है और इसको टारगेट को हिट करना है। तो देखिए क्या होगा कि एरोप्लेन को टारगेट से पहले ही बॉम्ब को ड्रॉप करना होगा, एरोप्लेन को पहले ही बॉम्ब ड्रॉप करना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एरोप्लेन यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करेगा, आपको क्या लगता है बॉम्ब क्या सीधा गिरेगा क्या? अगर मान लीजिए वो एरोप्लेन जगह पर रुका हुआ है, तब अगर वो बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो हाँ बॉम्ब सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन कोई एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है, देखिए अगर कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है तो मूव करते करते अगर वो ड्रॉप करेगा तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा ये भी तो आगे बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है क्या? ये भी तो आगे बढ़ेगा। अगर एरोप्लेन जगह पर रुका हुआ है तब वो ड्रॉप करता है तो बॉम्ब सीधा नीचे आके गिरेगा, वर्टिकली गिरेगा। मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, जगह पर ही खड़ा है, ये एक हेलीकॉप्टर है और ये जगह पर ही खड़ा है। तो इन दैट केस अगर ये बॉम्ब ड्रॉप करेगा, अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो बॉम्ब ने सीधा ऐसे गिरना था,
बॉम्ब ने सीधा ऐसे गिरना था, राइट। लेकिन क्या है कि ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो इन दैट केस जो इसका मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाएगा। ये देख रहे हो क्या, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली एट एन स्पीड ऑफ कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, आपको क्या बोल रखा है यहाँ पर, a bomb is dropped on the enemy post by an aeroplane flying with horizontal velocity of 60 km per hour and at a height of 490 मीटर। सो देखिए ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट है 490 मीटर। हाउ फार द एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पोस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉम्ब। मान लीजिए एरोप्लेन ये था, यहाँ पर था, पोजिशन नंबर ए पे था एरोप्लेन, मान लीजिए पोजीशन नंबर ए पे था एंड उसको टारगेट टी को हिट करना है। तो आपको बोल रखा है कि ए एंड टी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको बोल रखा है कि ए एंड टी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर आपको ए एंड टी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये है एस एक्स, तो आपको एस एक्स निकालना है ना। तो देखिए एस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन पता है, यहाँ पर आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है, तो हॉरिजॉन्टली जो एक्सेलरेशन होता है ए एक्स वो तो जीरो होगा, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन, एक बार बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, जब तक तो बॉम्ब प्लेन के साथ चिपका हुआ था तो प्लेन वेलोसिटी बढ़ा सकता है क्योंकि प्लेन के पास इंजन है, लेकिन जैसे ही बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, अब बॉम्ब थोड़ी अपनी वेलोसिटी बढ़ा सकता है, वो कोई मिसाइल थोड़ी है, वो एक बॉम्ब है, सही है। तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली कितना हो जाएगा, जीरो। क्या आपको टाइम पता है, क्या आपको टाइम पता है, डू यू नो द टाइम। अच्छा एक सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी तो पता है ना, कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, कितना है ये, 60 किलोमीटर पर आवर है ना। क्या आपको टाइम पता है, क्योंकि अगर टाइम मिल जाता तो कोई सी 3 इंफॉर्मेशन मिल जाती तो हम इसको कर सकते थे, है ना। ओके, क्या आपको मालूम है टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, बॉम्ब ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। यस हमको पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं sx इक्वल टू तो ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। बेसिकली ये जो हिस्सा है ये वैसे भी जीरो होने वाला है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तो sx विल बी ux इंटू टी विच इम्प्लाइज sx विल बी इक्वल टू ux इंटू टी का मतलब टाइम। तो बॉम्ब को ऊपर से नीचे में जितना टाइम लगेगा आने में, ऊपर से नीचे आने में वर्टिकली जितना टाइम लगेगा उतना ही क्या वो ए से लेके टी तक में टाइम लगेगा, बिल्कुल। और उसका फॉर्मूला क्या था टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला था 2h डिवाइडेड बाई जी, 2h डिवाइडेड बाई जी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो sx विल बी इक्वल टू ux कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 18, मालूम है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 5/10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अंडर रूट 2 टाइम्स हाइट कितनी है इसकी, 490 मीटर, डिवाइडेड बाय जी कितना है, 9.8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये 4.9 जा हो जाएगा, 4.9 से ये कैंसिल, 100, तो √100 कितना होता है, 10। मतलब कि ये हो गया 60 इंटू 5/18 इंटू 10 है ना। तो उसके बाद अब जो कट हो सकता है उसको कट कर लीजिए। तो 6 10 जा 3 जा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 500 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, ठीक है। तो 500 बाई 3 सेकेंड, नहीं सॉरी, इट इज़ नॉट सेकेंड, इट इज़ मीटर। तो बॉम्ब जो एरोप्लेन वाले को, प्लेन चलाने वाले को 500 बाई 3 मीटर पहले ही बॉम्ब ड्रॉप करना होगा। 500 बाई टारगेट आने के 500 बाई 3 मीटर पहले से ही बॉम्ब को ड्रॉप करना होगा, है ना। ये देखिए ये यहाँ पर टारगेट है, बॉम्ब वाले को यहीं से ही इसी पोजीशन से बॉम्ब ड्रॉप करना होगा क्योंकि वो बॉम्ब फिर सीधा ऐसे जाएगा और हिट करेगा। हेलीकॉप्टर होता, अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो एक काम करो, टारगेट के ऊपर खड़े हो जाओ और बॉम्ब ड्रॉप कर दो, सीधा नीचे गया, ठुक हो गया, टारगेट खत्म। लेकिन ये तो प्लेन है, ये तो मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो जो प्रोजेक्टाइल है वो भी ऐसा मूव करेगा और हिट करेगा, ठीक है। ये देखो मेरे हाथ को देखो, ऊपर वाला प्लेन है और नीचे वाला बॉम्ब है, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा जाएगा, समझ गए बस। तो कितना निकल के आया, 500 बाई 3 मीटर। तो हमने इसका इस्तेमाल किया, s इक्वल टू ux इंटू टी। टी कैसे निकाला हमने, √2h बाई जी का इस्तेमाल करके। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइटर प्लेन flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 km per hour passes directly
ओवरहेड एंड एंटीक्राफ्ट गन। ओके, ये देखिए ये एक एंटीक्राफ्ट गन है। एंटीक्राफ्ट गन का मतलब क्या होता है? ये एक बंदूक है जो एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है ना। ये देखिए ये उसका टायर है, ये देखिए ये वो एंटीक्राफ्ट एयरक्राफ्ट गन है। और इसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। कौन सा प्लेन है? ये फाइटर प्लेन है। ये वर्टिकली ऊपर उड़ रहा है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी बता रखी है? उड़ने की स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये कितनी हाइट पे है? सो ये है एट अ हाइट ऑफ, दिस इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर, है ना। ये 1.5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है। दिस इज 1.5 किलोमीटर। अब उसके बाद एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड द शेल बी फायर्ड विद द मजल स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन इन शॉर्ट टाइम। मुझे एक बात बताइए, एक एरोप्लेन है जो एकदम आपके सर के ऊपर खड़ा है ऐसे और आगे को बढ़ रहा है, उसको मार गिराने के लिए क्या आप उसकी तरफ शूट करेंगे क्या? देखिए ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और ये नीचे गन रखी हुई है, एंटी एयरक्राफ्ट गन। अगर आपको इसको मार गिराना है, क्या आपको ऐसा फायर करना होगा क्या? क्योंकि जितनी देर में आपकी बुलेट यहां से यहां जाएगी उतनी देर में ये यहां से इधर चला जाएगा, तो क्या वो हिट करेगा क्या? देखो ये एरोप्लेन है ना, ये एरोप्लेन मूव कर रहा है। जिस वक्त एरोप्लेन यहां पर है तब आप फायर करते हैं, तो क्या ये एरोप्लेन कोई स्ट्राइक होगा क्या? नहीं, क्योंकि जितनी देर में आपका बुलेट यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में तो ये यहां से यहां निकल चुका होगा। तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? देखिए गन चलाने वाले को ना एंगल ऐसा रखना होगा, गन चलाने वाले को ऐसा रखना होगा। भले ही एरोप्लेन यहां पर है, गन चलाने वाले को ऐसा रखना होगा कि जितनी देर में एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचे और दोनों स्ट्राइक हो जाए, है ना। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं और कोई मच्छर है जो आपको काट रहा है, परेशान कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई मक्खी है वो आपको परेशान कर रही है। क्या होगा बचपन में ऐसा कभी? मान लीजिए जिस जगह पर मक्खी बैठी हुई है, ये यहाँ पर मक्खी बैठी हुई है, इस जगह पर आप चाहते हो कि मक्खी को पकड़ना या मच्छर को पकड़ना, तो जिस वक्त जहां पर वो मौजूद है क्या वहां पर आप हाथ मारोगे क्या उसको पकड़ने के लिए? अगर आप ऐसा करोगे कि तो बहुत कम चांसेस है कि आप उसको पकड़ पाओ। देखो करना क्या है कि ये जो मक्खी है इसके थोड़े ऊपर हाथ मारो। देखो मैंने तो ये आजमाया है और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि जब मच्छर जिस जगह पर बैठा है या मक्खी जिस जगह पर बैठी है उस जगह पर अगर आप हाथ मारेंगे तो जितनी देर में आपका हाथ यहां आएगा उतनी देर में वो मक्खी उड़ करके ऊपर चली जाएगी और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सो बेटर ये है कि आप हाथ मारो लेकिन ऊपर मारो, तो जितनी देर में मक्खी या मच्छर आपके हाथ को आता हुआ देख करके ऊपर उड़ेगा, तो जितना देर में वो ऊपर उड़ेगा उतनी देर में आपका हाथ सीधा ऊपर जाकर के उसको पकड़ लेगा, है ना। तो डायरेक्टली टारगेट को हिट नहीं करना है। जो टारगेट मूवेबल होते हैं, जो टारगेट मूव कर रहे होते हैं, उनको कभी डायरेक्टली हिट नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई टारगेट रुका हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको हिट करो, ये लोग पकड़ लिया क्योंकि वो रुका हुआ है। लेकिन मूवेबल टारगेट को ना आपको पहले से एस्टिमेट करना पड़ता है कि उसका पाथ कौन सा है, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि वो मूव कर सकता है। तो आपने देखा कि अच्छा ये उड़ करके ऊपर जाएगा तो ऊपर को हाथ मारो, तो जितना देर में वो नीचे से ऊपर आएगा उतनी देर में आप ऐसा करके ऊपर को उसको पकड़ सकते हैं। समझ गए? तो अगर ये गन चलाने वाला समझदार आदमी होगा तो ये कभी ऐसा फायर करेगा ही नहीं, ये ऐसा फायर करेगा। ही विल फायर बुलेट लाइक दिस। ये देखिए वो बुलेट ऐसा फायर करेगा, राइट। ये वाला ये जो है ये बुलेट ऐसे फायर करेगा, है ना। क्यों? ताकि जितनी देर में ये फाइटर प्लेन यहां पर आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट पी है ना, जितनी देर में ये जो एरोप्लेन पॉइंट पी पे आएगा उतनी ही देर में ये जो बुलेट है ये भी पॉइंट पी पे पहुंचेगी और ये एरोप्लेन स्ट्राइक हो जाएगा, है ना। और आपसे पूछा है कि बताओ फिर ये थीटा क्या होगा, उसको कितने एंगल पे रखना पड़ेगा, ये थीटा क्या होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो है ये मजल वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी बता रखी है? ये 400 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ गन बता रखी है आपको 400 मीटर पर सेकेंड। एंड एरोप्लेन की कितनी बता रखी है? 720 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं, इस 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 720 इंटू 5/18, 720 इंटू 5/18। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 200 आएगा। 720 इंटू 5/18 तो 18 और ये कट कर दो 4 जा, है ना। तो 400 तो कितना आ जाएगा ये 40 इंटू 5 4 जा 20। सो दिस वेलोसिटी विल बी 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेन, वेलोसिटी ऑफ फाइटर, VF लिख दिया मैंने फॉर द फाइटर। तो बताइए यहाँ पर एंगल क्या रहेगा?
तो अब मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये अपर वाली साइड आपको पता है, तो क्या यहां पर मैं साइन थीटा लगा सकता हूं? क्या यहां पर मैं साइन थीटा लगा सकता हूं? तो साइन थीटा यहां पर क्या होगा? साइन थीटा यहां पर क्या होगा? क्या ये 200 इंटू टी डिवाइडेड बाय 400 इंटू टी होगा? अच्छा, आपके मन में आएगा कि ये 400 इंटू टी और ये 200 इंटू टी का मतलब क्या होगा? देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री किसका रेशियो होता है? लेंथ का रेशियो होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज द रेशियो ऑफ लेंथ। अगर मैं लिखता हूं 200 बाय 400, तो ये तो मैं वेलोसिटी का रेशियो निकाल रहा हूं। हाँ, वो अलग बात है कि टी से टी कट जाएगा और लास्ट में 200 बाय 400 वेलोसिटी का ही रेशियो रह जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन हमको लॉजिकली तो सही चलना होगा ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 200 इंटू टी। 200 इंटू टी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए जरा, ये जो एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 200 इंटू टी, एंड साइड बाय साइड ये जो बुलेट है, बुलेट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 400 इंटू टी। तो क्या अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम बोलते हैं ना साइन थीटा, तो साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज के लेंथ का रेशियो होता है। तो 200 इंटू टी बाई 400 इंटू टी, जो कट सकता है उसको कट करो, 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। तो साइन थीटा अगर 1/2, तो इस हिसाब से थीटा कितना? तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन थीटा होता है 1/2। तो ये जो एयरक्राफ्ट मारने वाला जो बंदा है, अगर ये समझदार होगा तो 30 डिग्री के एंगल पे ऐसा प्रोजेक्ट करेगा। जितनी देर में एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में उसकी बुलेट यहाँ से यहाँ पहुंचेगी एंड इट विल हिट द फाइटर एयरक्राफ्ट। समझ गए?